हे गाइस, एनिमे बागोतो के सोल लेवलिंग एपिसोड 4 की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे सांग जिन वो डीमन कासल के अंदर जाता है और एक के बाद एक बहुत सारे फ्लोर्स को क्लियर करता है और पहुंचता है 75th फ्लोर पे, जहाँ उसे 50th फ्लोर और 75th फ्लोर के डीमन को हराने के बाद काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। और यहाँ पे वो एलिक्सर ऑफ द लाइफ बनाना चाहता था, यानी कि ऐसा अमृत जो कि उसकी मदर की डिजीज को ठीक कर सके। वही दूसरे हम देखते हैं कि हंटर वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही थी और एक तरफ तो जीजू आइलैंड को लेके हुई एसोसिएशन और हंटर गिल्ड डिस्कस कर रहे थे, और दूसरी तरफ हमने देखा था अमेरिका में कि कैसे संग जिनवू का फादर भी अपेयर हुआ है जो कि काफी पावरफुल है, यानी कि एक एस रैंक हंटर हवांग डू से बहुत ज्यादा पावरफुल। तो अब स्टोरी में देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले नीचे वाले लाल बटन को दबा के, और वीडियो में आगे बने रहे। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं गेट को खुलते हुए, जिसमें से निकलता है संग जिनवू, जिसके साथ एक नोटिफिकेशन पॉपअप करता है जहाँ हम देखते हैं कि एलिक्सर ऑफ द लाइफ बनाने के लिए उसे 2 मटेरियल मिल चुके हैं और अभी की लास्ट ही बची है, यानी कि प्यूरिफाइड डीमन ब्लड। और जिनू को जब ये चीज पता लगती है तो सोच लेता है कि मुझे लास्ट चीज पाने के लिए पहले से काफी प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि ये चीज उसे मिलेगी 100 फ्लोर को हराने के बाद। वो इसके साथ साथ जिनू ये भी फील कर पा रहा था कि जैसे उसने डीमन कांसल के अंदर जो प्रोग्रेस की है उसके अब काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जो कि वो अपने आर्म के अंदर ही फील कर पा रहा था। वही जिनू अब ये भी सोच रहा था कि कैसे ऑफिशियली वो अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है, लेकिन जब तक ऐसा रहेगा तब तक वो काफी हाई रैंक डंजन के अंदर नहीं जा सकता ऑफिशियली। और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब इन सारे नाटक को करना बंद करना होगा, यानी कि अब टाइम आ गया रीएवोल्यूशन का। वो अपने आप को वापस से रैंक ठीक करवा सकता है जाकर, जहाँ पे उसे रैंक वापस से रीअसाइन किया जाएगा। इसके बाद हम फोकस करते हैं हंटर रैंक एसोसिएशन की बिल्डिंग पर, जहाँ पे काफी सारे हंटर्स आ रखे थे ताकि उन्हें रैंक असाइन हो सके। चाहे अनाउंसमेंट भी उठती कि जो भी ऐसा कराना चाहता है रजिस्ट्रेशन करा सकता है। यही पर हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि गिल्ड का मेंबर था और दूसरे हंटर्स को ज्वाइन कराने के लिए यहाँ पे आया हुआ था। जहाँ देखा था कैसे कोई सी रैंक हंटर है, कोई ई रैंक हंटर, और तभी एकदम से शॉक हो जाता है किसी को देख के, और वो कॉल करता है सीधे अपने गिल्ड मास्टर को, यानी कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बेक को। जहाँ वो बैक को ये चीज बताता है कि कैसे वो 2nd डिवीजन का बंदा है, यानी कि इनकी गिल्ड का, और यहाँ पे वो बंदा आ रखा है जो इन्हें चाहिए। और यहाँ पे तो बेक की आके खुली रह गई थी जब वो सुनता है कि संग जिनवू यहाँ पर आया है, यानी कि अपनी रैंक को रीअसाइन कराने। एक तरफ जिनवू उस जगह पे जाता है जहाँ पे प्रोसेस होने वाला है, वही भी बात सुन के बेक कहता है कि मैं तुरंत वहाँ पे आऊंगा, जिसके साथ ही वो फोन रख देता है। और हम देखते हैं यहाँ पे संग जिनवू कुछ दूसरे हंटर्स के साथ बैठे हुए जो कि आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे अगर उनका रैंक बढ़ गया तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। यहाँ पे हम एक हंटर को देखते हैं काफी नर्वस था, जहाँ पे दूसरे हंटर से समझाता है कि इवोल्यूशन काफी आसान है, लेकिन इनका पीछे का मोटिव बस यही था ताकि अच्छा पैसा कमा सके एक बार एक अच्छा हंटर बनने के बाद। ये हंटर चाहता था ताकि अपनी बेटी को और बीवी के लिए काफी अच्छा खासा पैसा छोड़ के जा सके। जहाँ दूसरा हंटर से समझाता है कि वहाँ पे देखो वहाँ काफी सारे बंदे आ रखे जो कि एसोसिएशन से है और हंटर्स को अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराते हैं, और जब तक वो डी रैंक हंटर से ऊपर के रैंक का है तब तो उसे काफी मोटा पैसा मिलेगा गिल्ड ज्वाइन करने का। जहाँ पे जिनवू सारी बातों का भी ध्यान सुन रहा था, वहीं पे दूसरा हंटर कहता है कि जब तक तुम ई रैंक हंटर ना हो तब तक तुम काफी आराम से अच्छी खासी कमाई कर सकते हो हंटर बनकर। जो सुन के जंग सिंह थोड़ा सा स्माइल कर देता है और सोचने पड़ जाता है। इसी बीच अब यहाँ पे जिनवू का नंबर भी आ जाता है ये टेस्ट लेने का, जहाँ हम देखते हैं उसे एक रूम में जहाँ पर जो लड़की वहाँ पे थी टेस्ट लेने के लिए, उसे बताती कैसे उसे एक बड़े से बॉल के ऊपर हाथ रखना है जो कि इसकी मैजिक पावर को डिटेक्ट करेगा और उसकी रैंक को रीअसाइन करेगा। जहाँ पे जैसा लड़की उसे बताती है वैसे ही ब्लैक क्रिस्टल पे, यानी कि इस बड़े से बॉल पे हाथ रखता है और हम देखते हैं इसे एक्टिवेट होते हुए, जो कि जिनवू की पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और इसे एसेस करने की। लेकिन जहाँ पे लड़की इस टेस्ट के रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा था एरर, जो देखकर काफी कंफ्यूज जाती है और कहते हुए वापस इस टेस्ट को करना चाहिए, लेकिन दोबारा रिजल्ट वही आता है, यानी कि एरर। और यहाँ पे अभी लड़की सोचने पड़ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ उसे लगा था मशीन शायद खराब हो गई है, और तभी इसका सीनियर वहाँ पे आता है जो कि कहता है क्या दिक्कत हो गई। जहाँ पे जब ये रिजल्ट देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि हमें मिल गया है हमारा 10th रैंक। चाहे डायरेक्टर जब इस रिजल्ट को देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाता है। उसके ऐसे रिएक्शन देख के लड़की से पूछती कि डायरेक्टर ऐसे क्या बात हो गई। चाहे बंदा समझाता है कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया को मिल गया है उनका 10th रैंक हंटर।
जहाँ वो एक्सप्लेन करता है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि इस मशीन के लिमिट से भी बाहर है, उसे कैलकुलेट करना और उसे एसेस करना। वही हम देखते हैं इसके आसपास में एक एरिया में चीफ और हंटर गिल्ड का गिल्ड मास्टर आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे थे जेजू आइलैंड की एट के ऊपर जो ऑटोप्सी की गई उसके रिजल्ट के बारे में कि कैसे इसकी मैजिक पावर कितनी है और ये सब चीज रिजल्ट भी आने वाला है। और यहाँ पे चूई ये भी कहता उस चीफ को कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्यादा ही चीजें हो गई हैं, जहाँ पे वो रेड गेट इंसिडेंट के बारे में भी कहता है, यानी कि उसको भी इस बात की भनक लग गई थी। और यहाँ पे चूई सीधे पूछता है चीफ से कि मैंने सुना है कि व्हाइट हंटर गिल्ड ने किसी नॉन मेंबर को जो कि उनकी गिल्ड का पार्ट नहीं था उससे उसमें पार्टिसिपेट करने दिया था और उस बंदे ने बॉस को भी हराया था, तो बंदा कौन है? ये चीफ उसे कहता है कि मैं उस दिन तो वहीं पे था लेकिन मैं ज्यादा तक रुका नहीं तो मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स पता नहीं, और ये क्या बात को टाल देता है। वहीं पे चोई नोटिस करता है कि जो हंटर्स रैंक की बिल्डिंग थी यानी कि एसोसिएशन, वहाँ के हॉल में कुछ बहुत ही ज्यादा शोर शराबा हो रहा है और इसलिए उस तरफ जाते हैं देखने के लिए आखिर क्या हो गया। वहीं पे जब चीफ उस हॉल की तरफ जाने लगते हैं देखने के लिए आखिर सीन क्या है, तो चोई कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी काफी इंटरेस्टेड उस चीज में जानने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं एसोसिएशन के अंदर जहाँ पे लोग आपस में काफी सारी बात कर रहे थे कि कैसे ये बंदा 10th एस रैंक हंटर हो सकता है। वहीं हम देखते हैं जीनू को, जिसको डायरेक्टर कह रहा था कि उसे 3 दिन बाद आना होगा और उसे सॉरी भी कहता है कि उनकी मशीन के साथ ऐसा नहीं होने चाहिए था और 3 दिन बाद उसे उसकी रैंक को असाइन किया जाएगा वापस से रिएवेलेट करके। जहाँ पे हम उस ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि व्हाइट हंटर गिल्ड से था और सोच रहा था कि उसके मास्टर ने यानी कि गिल्ड का लीडर ने एकदम सही सोचा था इस बंदे के बारे में और वो चाहता है किसी तरह से अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट करे ताकि उसे अपने गिल्ड ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट कर सके। और तभी लोग और भी ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाते हैं जब वो देखते चोई को वहां पर आते हुए, क्योंकि वो सबसे बड़ी गिल्ड का गिल्ड मास्टर था और इनको लगता है शायद उस तक भी एक खबर पहुंच गई है कि एक एस रैंक हंटर यहाँ पे आया है। जब जीनू भी इसको नोटिस कर लेता है और सोचता है कि ये बंदा सबसे टॉप पे है जब बात आती है आग वाले मैजिक की यूज करने की, अल्टीमेट हंटर के नाम से। अबे चोई जैसे ही आता है वो एक नजर में समझ जाता है कि सारी चीजें संग जीनू की वजह से हो रही है, सारा शोर शराबा। जहाँ पे वो कहता है उसके पास आके अपना इंट्रोडक्शन देके उसे अपनी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जीनू पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे सीधे मना करते हुए वहाँ से चला जाता है, जो कि चोई के लिए भी काफी सरप्राइजिंग चीज थी कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। और ऐसा देखकर वहाँ खड़े हंटर भी काफी सरप्राइज हो जाते हैं कि किसी ने चोई को रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे इस बंदे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसलिए चीफ से भी एक बार कंफर्म करता है मैंने इसे अपना इंट्रोडक्शन सही से तो दिया था ना, यह इसने सुना नहीं। जहाँ पे चीफ कहता है तुमने बिल्कुल दिया था और इसने मना कर दिया। वही ये चीफ जीनू का नोटिस करता है कि कैसे वो बिना कोई भी ट्रेस छोड़े वहाँ से एकदम से गायब हो गया, यानी कि जैसे कोई असैसिन होते हैं जिनके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता, ठीक वैसे ही चोई और भी ज्यादा सरप्राइज आता है अगली पल जैसे वो देखता है यहाँ पे बेग को भागते हुए आकर, जो कि पसीने पसीने हो रखा था। और यहाँ पे जैसे भी चोई को देखता है वो समझ जाता है कि इसको लगता है खबर लग गई है संग जीनू की एस रैंक के बारे में। वही एक तरफ उसका आदमी यानी कि व्हाइट हंटर गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव था यहाँ पे, वो सारी चीजें बेग को बता रहा था कि यहाँ पे क्या हुआ। वही दूसरा चोई इसको ऐसे भागते हुए देख कर समझ जाता है कि संग जीनू सही में वर्थ इट होगा जो बेग यहाँ पे खुद आया है रिस्क लेकर, और इतना नहीं मोस्ट प्रोबेबली वही वो नॉन मेंबर होगा जिसने रेड गेट की इंसिडेंट को खत्म किया था। वहीं से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं संग जिनवी को उसकी मदर के साथ हॉस्पिटल में बैठे हुए, जहाँ पे उसे अभी भी चिंता थी अपनी मदर की, और कहता है कैसे एलेक्स लाइफ को जल्दी बनाने वाला है ताकि उसकी मदर ठीक हो जाए। वहीं जब सांग जिन वहाँ से बाहर निकलता है फोन में नोटिस करता है कि वहाँ पे सामने चीफ खड़ा था यानी कि हंटर एसोसिएशन का बंदा, तो कहता है कि मुझे पहली बार जीवन में फील हुआ कि जैसे मैं ब्लाइंड हूँ, मैं तुम्हें देख नहीं पाया वहाँ से जाते हुए। साथ ही ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सर्विलेंस टास्क है उनका काम होता है हंटर्स को मॉनिटर करना और जो भी यहाँ पे इस चीजों को लॉस को तोड़ते हैं उन्हें पनिश करना। जब संग जिनू वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे ये बात उसे सुनने के बाद कहता है क्या तुम मुझे क्रिमिनल समझते हो। यहाँ चीफ यहाँ पे सीधे ही कहता है कि नहीं आप कोई क्रिमिनल की तरह मॉनिटर नहीं कर रहे, यहाँ जो सर्विलेंस एसोसिएशन है वही हंटर को चेक में रखते हैं, जहाँ भी वो कहते हैं कि हमारा यही काम है ताकि वो हंटर को कंट्रोल में रह सके। और ये सारी जिन्नू को बताता है कि कोई से यहाँ पे मिलने के लिए आया है। जहाँ देखते हैं हम अगले ही पल हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यहाँ पे खुद आया हुआ होता है इससे मिलने के लिए। हम देखते हैं यहाँ पे संग जिनवी को काफी सरप्राइज होते हुए देख कर कि कैसे प्रेसिडेंट गो गई खुद से मिलने के लिए आए हैं। वही देखते हैं दोनों को बात करते हुए, जहाँ सबसे प्रेसिडेंट इसे काफी ज्यादा बधाई देते हैं कैसे हंटर बनने के लिए। जिनो को ये वजह थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि अभी तक उसका ऐसा रैंक उसे असाइन नहीं किया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट समझाते हैं कि सब उसे फॉर्मेलिटी थी 3 दिन की ताकि वो लोग बातचीत कर सके। जिस पॉइंट पे उसने वो माना वहाँ पे एरर शो किया था उसी टाइम इसे ऐसा रैंक कह दिया गया था, और ये 3 दिन तो सिर्फ बहाना होता है ताकि ये लोग अच्छे से इस तरह के टैलेंट से यानी संजू जैसे हंटर से बातचीत कर सके और उनसे डील कर सके इससे पहले कि कोई और हंटर गिल्ड उनसे बात करे। जब प्रेसिडेंट ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हंटर एसोसिएशन जो है काफी
काफी बड़ा है, लेकिन अच्छे हंटर उनके बहुत कम ज्वाइन करते हैं क्योंकि ज्यादातर हंटर्स लार्ज गिल्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि उन्हें काफी सारा पैसा मिले और काफी सारा फेम भी। जहाँ प्रेसिडेंट अपने चीफ की तरफ देख के उसे बताते हैं कि ये बंदा हमारे में से एक है जो कि एक्सपर्ट इन सारे हंटर्स के ऊपर ध्यान रखने में, लेकिन ये भी सिर्फ एक ए रैंक है। और अब यहाँ प्रेसिडेंट एक स्माइल के साथ कहते हैं, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें ज्वाइन करो और हमारे जैसे एक बन जाओ। जहाँ जिनवू को ये भी ऑफर देते हैं कि उन्हें एसोसिएशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलेगी संग जिनवू को अगर उन्हें ज्वाइन करता है। जब जिनवू पूछता है ऐसा क्यों, जब प्रेसिडेंट से एक्सप्लेन करते हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर सारे नेशंस को मॉन्स्टर से हंटर बचाते हैं, ना कि पुलिस। सिटीजन की सेफ्टी अब गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है बल्कि पावरफुल हंटर्स के हाथ में है। और हमारी कंट्री में इसके सेंटर में 5 टोटल मेजर गिल्ड हैं जहाँ पे हमें इनके सिंबल्स दिखाए जाते हैं। जहाँ भी काफी मुश्किल से इन 5 गिल्ड के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है जहाँ पे एक दूसरे में से कोई भी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है या बहुत ज्यादा कमजोर नहीं, लेकिन एक काफी ज्यादा क्लोज लाइन पे है। और अगर कोई भी नया पावरफुल हंटर में से किसी एक को भी ज्वाइन करता है तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। और इसीलिए हंटर एसोसिएशन को वो 6 पावर बनना होगा जो कि इन सभी गिल्ड को चेक में रख सके। और यही वो रीजन था, वो चाहते थे कि संग जिनवू इनको ज्वाइन करे ताकि लोग बाकी गिल्ड को औकात में रख सके, ताकि कोई गलत काम ना करे। वो इस बात को सुन के सोचने पड़ जाता है कि ऑफर उसके लिए ऐसे तो काफी अच्छा है और हंटर एसोसिएशन उसे काफी पावरफुल पोजीशन पे पहुंचाएगा और उसका स्कोप भी काफी बढ़ जाएगा रेंज का किसी भी चीज के ऊपर लेकर इस नेशन में। और गवर्नमेंट और मीडिया भी यहाँ उसके कंट्रोल में रहेगी। वहीं पे नोट्स करता प्रेसिडेंट को जिसका हो रहा काफी खतरनाक था और जिनको पता था कि ये बंदा खुद भी एस रैंक हंटर है जो कि अलग ही लेवल का पावरफुल है। तो ये भी पता लगता है कि कैसे यही बंदा इस कंट्री का सबसे पहला एस रैंक हंटर था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जीन्यू के एनालिसिस ये कहती थी कि बंदा 80 की उम्र की होने के बाद भी इतनी खतरनाक फिजिक रखता है और एक से जीन्यू के टक्कर का था, जबकि जीन्यू इतने लंबे समय से लेवल अप कर रहा है। भी जीन्यू जानता था कि उसकी लाइफ बदल जाएगी, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि जीन्यू सीधे मना कर देता है इस चीज को एक्सेप्ट करने से। रिस्पॉन्स सुन के यहाँ पे प्रेसिडेंट सोचते हैं कि आखिर ये भी पैसे के पीछे पड़ा है। लेकिन तभी सन जिनवू कुछ ऐसा कहता है जो इन्हें शॉक कर देता है। वो कहता है कि मैं लड़ाई की चाह में हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लड़ते रहूँ। तब प्रेसिडेंट कहता है क्या तुम मैजिक बीच से लड़ने की बात कर रहे हो? इसमें जिन्हों कहता है हाँ, मैं उस जगह बिलोंग करता हूँ जो जगह डंजन है। ये जवाब काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था प्रेसिडेंट के लिए क्योंकि वो ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सन जिनवू से। उनका हार्ट काफी ज्यादा तेज हो गया था जब उन्होंने सोचा कि मैं काफी टाइम बाद ऐसा फील कर पा रहा हूँ। और उनके अंदर एक थॉट ऐसा भी आता है काश मैं 20 साल अगर कम एज का होता तो शायद इसके साथ फाइट कर पाता और शायद मैं इसके साथ रहकर डंजन में बीस्ट को भी हरा सकता एक टाइम पर। प्रेसिडेंट समझ चुके थे तो इसके साथ ही वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बहुत परेशान नहीं करूंगा और ये क्या यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं पे जीनू को भी जब यहाँ से जाना था क्योंकि उनकी सिस्टर उसकी होम पर अकेली थी। वहीं थोड़ी देर बाद हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन के ऑफिस में जहाँ प्रेसिडेंट चीफ से बात करते हैं कि कैसे वो काफी डिसअपॉइंट हो गया जब उसे पता लगा कि जो एस रैंक हंटर हीलर भी होते हैं वो भी एज को नहीं रोक सकते और उन्हें हील नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो प्रेसिडेंट शायद आज बहुत पावरफुल होते। वहीं पे वो सभी चीजों को रिशेड्यूल करवा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक पे चलना चाहिए चीफ। वहीं दूसरी तरफ जिनवू जो घर जा रहा था ये सोच रहा था कि उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने का, क्योंकि उसे जल्दी से अपना लेवल अप करना है ताकि वो अपनी मदर को ठीक कर सके। और इसके सीन फोकस करता है हुआंग डोंग पे जो कि हॉस्पिटल में था और काफी बुरी हालत में था पिटने के बाद उस बंदे से जो कि काफी मिस्टीरियस मैन था और जिनवू का फादर माना जा रहा था। यहाँ पे एक ऑफिसर आता है, उससे पूछता है उस बंदे के बारे में, यानी किसी मिस्टीरियस पर्सन के बारे में कि आखिर क्या हुआ था वहाँ पे। यानी ये भी ऑफिसर ये जानना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा सही में ह्यूमनली बीस्ट है या फिर कोई इंसान। यहाँ पे हुआंग डोंग सीधे कहता है क्या तुम्हें लगता है किसी इंसान के पास ऐसी बीस्ट जैसी एबिलिटी हो सकती है इतना पावरफुल कि वो एस रैंक को भी इस तरह से बीट कर सके? और यहाँ पे वो झूठ कहता है कि वो बंदा एक मैजिकल बीस्ट है। वही जब पाके जब ये ऑफिसर जाने लगता है तो यहाँ पे हुआंग उससे पूछता है कि उस बंदे का क्या हुआ। टाइम बताता है कि जो उनकी एजेंसी है उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कंफर्म श्योर नहीं है क्या उसे ट्रैक कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि जब एक एस रैंक हार गया तो फिर ये लोग भला उसे कैसे डील कर पाएंगे। वही भी हम देखते हुआंग को जो कि काफी गुस्से में था और रिग्रेट कर रहा था। उसे बातें याद आ रही थी कि कैसे उस मिस्टीरियस बंदे ने इसे हराने की वजह से धमकी दी थी कि उसकी फैमिली से दूर रहे और वो इसी के भले के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर ये मारा भी जाता है उस प्रोसेस में तो भी शांति से नहीं रह पाएगा, यहाँ तक कि मौत में भी। और ये बातें हुआंग को काफी फ्रस्ट्रेट कर रही थी, जहाँ पे सोच रहा था कि उसे बस एक करेक्ट इक्विपमेंट की जरूरत है, कैसे आर्टिफैक्ट की जिसका यूज करके उसे हरा सके। वही हमें बताया जाता है कि आर्टिफैक्ट एक्चुअली में होता क्या है, जहाँ पे चीज समझ जाती है कि जो चीजें इन केव्स और डंजन से निकलती है और जो अलग अलग बीस्ट की बॉडी होती है
है उनका पार्ट यूज करके काफी सारे आर्टिफैक्ट बनाए जाते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन होते हैं और काफी पावरफुल होते हैं हंटर्स के लिए, जो कि यूज होते हैं डंजन में फाइट करने के लिए। जहाँ पे सन जिन वू को हम देखते हैं जो कि ऐसी एक वेबसाइट देख रहा था जहाँ पे सारी चीजों का ऑक्शन किया जाता था, जहाँ कोई की चीज को ऑक्शन में रख भी सकता है और उसे बेच भी सकता है, क्योंकि उसे भी ऐसी कुछ इक्विपमेंट की जरूरत थी ताकि जब वो डीमन कासल में जाए तो वहाँ के मॉन्स्टर को हरा सके। वही जिन्नू सोच रहा था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है जितना महंगा ये सारा आर्टिफैक्ट दिखा रहा था उस वेबसाइट पे, और इसलिए सोच रहा था शायद से कुछ सेल करना पड़ेगा। जहाँ पे उसे एक चीज की याद आती है जो कि उसे डीमन कासल मिली थी, एक ऐसा मैजिकल वॉर्म जो कि किसी की भी मैजिकल पावर्स को सीधे डबल कर देता है, जबकि नॉर्मल जो आर्टिफैक्ट अवेलेबल है वो सिर्फ 20 से 30% ही चीज़ों को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और इश्यू था, क्योंकि वो अभी एक ई रैंक हंटर है तो उसके पास ऐसा आर्टिफैक्ट होना काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे किसी ए रैंक या एस रैंक डंजन में जाना होगा। जहाँ पे जब वो एक वेबसाइट को देख रहा होता है तो उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो माइनिंग टीम को ज्वाइन कर ले। और हम देखते हैं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को सन जिन वू की फाइल पढ़ते हुए, जब वो नोटिस करते हैं कितना ज्यादा इसका फेस चेंज हो चुका है। वहीं पे इनकी फाइल से ये पता लगता है कि कैसे जब सन जिन वू एक ई रैंक हंटर था तो उसे बार बार इतने डेंजर मिशन पे कितना चोट लगती थी और बार बार हॉस्पिटल आ जाता रहता था। वहीं पे उसके पैसे की काफी कमी थी क्योंकि उसकी मदर बीमार थी और उसके सिस्टर की स्कूल की फीस भरनी होती थी, जिसकी वजह से वो काफी सारे डेंजर रिस्क लेकर डंजन्स में जाता था, जबकि वो काफी कमजोर था उसके बावजूद भी, जो कि काफी रेयर क्वालिटी है आज के टाइम में, ऐसा प्रेसिडेंट का मानना था सन जिन वू को लेकर। वहीं पे चीफ यही बताता है कि कैसे उसने अभी एक हंटर गिल्ड के एक रेड को ज्वाइन किया है, जहाँ प्रेसिडेंट को पहले तो लगा था कि शायद ये भी पैसे के मारे पीछे पड़ गया है और पैसे के लालच में ये भी हंटर दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन जब यहाँ चीफ बताते हैं कि उसने माइनिंग टीम ज्वाइन की है तो ये काफी सरप्राइजिंग था और अब उन्हें समझ आ गया था कि बंदे में सही में कोई बात है। वहीं दूसरी तरफ जीनो को हम देखते हैं जो कि माइनिंग टीम के साथ था। हम देखते हैं ये लोग कैसे यहाँ पे रेडी हो रहे थे अपने काम के लिए, और हमें बताया जाता है कि जब बहुत बड़े बड़े डंजन खुले होते हैं जिनमें मॉन्स्टर बहुत ही सारे होते हैं तो वहाँ पे मेन टीम उन्हें हराने के बाद माइनिंग टीम जाती है जो कि सारे क्रिस्टल्स को जमा करते हुए इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर आती है बॉस को हराने से पहले। वहीं जब जीनो की तरफ पता लगता है कैसे अलग अलग टीम्स होती हैं काम करने के लिए ताकि प्रॉफिट काफी ज्यादा रहे, हम देखते हैं डंजन के अंदर हंटर गिल्ड को काम करते हुए, यानी कि इसके प्रेसिडेंट को और साथ ही दूसरे हंटर्स को जो काफी पावरफुल थे, और हम देखते कैसे इनका प्रेसिडेंट चुटकी बजाते ही अपनी फायर मैजिक का यूज करके डीमंस को मार देता है, जहाँ वो काफी आराम से ऐसे कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मैंने ज्यादा नहीं जलाया ताकि इनकी बॉडी काम आ सके हमारे। वहीं पे जैसी असोल्ट टीम बाहर आती है, यानी मॉन्स्टर खत्म करके हम चोई को बाहर निकलते देखते गेट से, वही माइनिंग टीम का काम शुरू हो जाता है, यानी कि सारे क्रिस्टल को समेटना, जिसके लिए वो लोग जाना शुरू करते हैं। वहीं पे यहाँ पे एक बंदा कहता है कि शायद इस गिल्ड की वाइस प्रेसिडेंट भी आ रही है, जहाँ पहली बार देखते चा को, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, लेकिन वो पहली बार हम उसे टीम में देखते हैं कि कैसे काम होता है। जहाँ जीनू भी से नोटिस करता है कि यही वाइस प्रेसिडेंट है हंटर गिल्ड की, जो अलग ही लेवल की पावरफुल है। इसी टीम इवेंट पे ये वाइस प्रेसिडेंट भी नोटिस कर लेती है किसी की प्रेजेंस को, और उसे लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट यहाँ पर है, यानी कि हंटर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, क्योंकि जीनू के अंदर से ही वैसी वाइब आ रही थी, लेकिन उसे कोई देखने को नहीं मिलता तो उसे लगता है शायद उसका भ्रम है, जहाँ पे जीनू अपने आप को छुपा लेता है। लेकिन इस इंसिडेंट से ये तो पता था कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं माइनिंग टीम को अंदर जाते हुए, जहाँ भी सभी क्रिस्टल तोड़ने वाले थे। एक बंदा जीनो कहता है कि तुम अपना काम थोड़ा जल्दी करो, जब जीनो अपनी पावरफुल आई से दिखाता है तो बंदा डर जाता और कहता है तुम सही में ई रैंक हो ना। वहीं पे जो इस टीम को लीड कर रहा था वो बंदा जीनो को काफी अच्छे से बिहेव करता है। वहीं पे वो ये भी कहता है कि शायद एक काफी मेहनती है। जब ये लोग इसकी बॉडी देखते हैं और उनको लगता है कि शायद ई रैंक हंटर होने के बाद भी सन जिनो काफी पावरफुल है, और उसका तो यहाँ तक माना था कि उसे स्वर्ग से भेजा गया इनकी टीम को लीड करने के लिए। वो इसके जस्ट बाद हम देखते हैं अनाउंसमेंट को, जहाँ पे सभी लोग लंच के लिए जा रहे थे 1 घंटे के ब्रेक पर, जहाँ पे जीन वू कहता है कि मैं अपना काम खत्म करके आऊंगा। इसी एक्सक्यूज का फायदा उठा के सन जिन वू ए रैंक के बॉस को देखना चाहता था, जहाँ पे एक टाइम तो ऐसा ही फील हो रहा था कि वो क्यों ना इसे फाइट करे, लेकिन फिर उसे ये भी थॉट आता है कि इसके जो राइट्स है और परमिट है वो एक हंटर गिल्ड ने खरीदे हैं, तो ऐसा करने से गेट क्लोज होने पर उन्हें काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर वो ऐसा करना चाहता था, जहाँ पे अपने ब्लेड को निकाल लेता है फाइट करने के लिए ठीक गेट के सामने जहाँ पे मॉन्स्टर था। इन तभी सरप्राइजिंगली पीछे कोई आ जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट मिसेस चा होती है, जो जीन वू उसे नोटिस भी नहीं कर पाया था। और इसी के साथ ही एपिसोड भी ये भी खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्रेशन पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड में आपको काफी खतरनाक केमिस्ट्री दिखने वाली है मिस चा और सन जिन वू में।
साथ ही आपको ये पता लगेगा कि आखिर इतने वियर्ड तरीके से क्यों मिर्चा हमेशा अपने नाक पे ये रुमाल रखती हैं। वहीं पे आके संग जिन वो जो कि अब एसरैक बनने ही वाला है, ये एसरैक बन चुका है लेकिन अनाउंस नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड में क्या तहलका मचेगा जब उन्हें पता लगेगा कि कोरिया के अंदर 10th एसरैक हंटर अपेयर हो चुका है। इन सभी चीजों के आंसर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।